क्रिस्टोफर नोलन की मैं हाल ही में मूवी देख के आया हूँ जो कि है जे ओपनहाइमर। डायरेक्शन के तौर पे, म्यूजिक के तौर पे, कंपोजिंग के तौर पे और राइटिंग के तौर पे क्या बात कहने। ये मूवी का पर्सपेक्टिव पूरी अच्छी तरह से अमेरिकन प्रोमेथियस, जिसको राइट डाउन किया है काइबर्ड और मार्टिन शिरन ने। प्रोमेथियस ग्रीक की बड़ी अच्छी मतलब स्टोरी थी, जहाँ पर प्रोमेथियस एक डेमीगॉड था और वो ओलंपस से फायर चुला के लाया था, जो सोर्स था। यहाँ पर जे ओपनहाइमर ने एक ऐसा सोर्स ढूंढ लिया था भगवानों का, जो कि एटॉमिक बॉम्ब था, जिससे उसने बहुत ही, उन्होंने तो नहीं बट काफ़ी लोगों ने गलत काम किए और आज का नतीजा हमें आज तक पता है, जो जापान भुगत रहा है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखता है जे ओपनहाइमर का 22 साल का वो जवानी का पल, जहाँ पर वो कैवेंडिश लेबोरेटरी कैम्ब्रिज में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट थे। वहाँ पर अपने एक लेक्चर के दौरान वो नील बोर से मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें वो सलाह करते हैं कि अपनी आगे की क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई के लिए आप जर्मनी जाइए, हाइजनबर्ग के अंदर काम कीजिए, जो कि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी पे काम कर रहे थे। हाइजनबर्ग उनसे मिलते हैं, उनसे इंप्रेस भी होते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर जे ओपनहाइमर अपनी पूरी की पूरी पीएचडी कंडक्ट करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद वो अमेरिका आते हैं। अमेरिका में टीचिंग की पोस्ट पे लगते हैं और आने वाली जो जर्मन में चल रही थी क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाते हैं। इस बीच वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ चुका था और यहाँ पर पहली छिड़ चुका था, जहाँ पर जर्मन पूरी तरह इन्वॉल्व था, हिटलर पूरी तरह इन्वॉल्व था। यूनिवर्सिटी के कैलिफोर्निया में टीचर बनने से काफ़ी कुछ उन्हें चेंजेस मिले। यहाँ पर एक सम्मेलन में उनके दौरान इनकी मुलाकात होती है जैन टेटलॉक से, जो कि इनकी लवर रह चुकी थी, पर बशर्ते कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं इनके कारण जैन टेटलॉक मर जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हमें उनकी लव लाइफ के बारे में पता लगता है, जहाँ पर वो शादी करते हैं कैथरीन के साथ, जो कि एक्स बायोलॉजिस्ट रह चुकी है। यहाँ पर यूएस जनरल अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है वर्ल्ड वॉर के बाद कि पर्ल हार्बर के उन्होंने जापान ने अटैक कर चुके थे। इस कारण यूएस जनरल अब लश्कर ग्रुबर रिक्रूटमेंट करते हैं और वो जे ओपनहाइमर को एज असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंट मानते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब बनेंगे। जे ओपनहाइमर अपने इंटरव्यू के हिसाब से बड़े कैलकुलेटिव वे में सोचते हैं कि जिस तरह से वो स्टार्ट कर रहे हैं, उस बीच उसकी दुश्मन जर्मनी लोग भी हिटलर बनाने की तैयारी, रशियंस तैयारी कर रहे होंगे। नाजीज पहले से न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास नील बोर्स था। नील बोर्स अपने टाइम में सबसे एटॉमिक के बारे में बहुत जानकारी रखने वाले साइंटिस्ट थे। जे ओपनहाइमर एक टीम बनाते हैं जो इस प्रोजेक्ट को नाम भी देते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पर वो एडवर्ड टेलर को, ईसा क्लोर को, इसाक को, रबी एंड डेविड को हिल्स को रखते हैं, जो कि अपने टाइम के बड़े अच्छे फेमस साइंटिस्ट थे और बहुत ही अच्छे एटॉमिक फिजिसिस्ट, न्यूक्लियस्ट, कुछ भी कह सकते हैं, बनाने थे। यहाँ पर वो एटॉमिक बॉम्ब को बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो, उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि किस इंटेंसिटी से वो पॉपुलेशन को या फिर आने वाली मानव सभ्यता को किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ पर ओपनहाइमर की मुलाकात होती है बोर से। काम धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर बोर्स आइंस्टाइन के साथ मिलकर उस इक्वेशंस को डिफाइन करता है, उस चेन रिएक्शन को डिफाइन करता है और वो समझ जाता है कि इसका इम्पैक्ट एज अ पॉपुलेशन पे कितना बुरा पड़ने वाला है। ओपनहाइमर को अवेयर करके बोर्स वहाँ से चला जाता है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट को ट्रिनिटी के प्रोग्राम, जो कि एटॉमिक बॉम्ब का था, वो उसको लागू करने के लिए बोल देते हैं। वो 11 से 12 शहर चुनते हैं जापान के अंदर, जहाँ पर वो ड्रॉप कर सकते हैं सारी की सारी एटॉमिक बॉम्ब्स को। इस बीच जे ओपनहाइमर को ये चीज़ दिख जाती है कि कितना भयानक चीज़ें होने वाली है और वो उसके अगेंस्ट भी होता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट चाहते थे कि आने वाले समय में हम हाइड्रोजन बॉम्ब और उससे बहुत एक्सप्लोसिव बॉम्ब के बारे में बात करें। ओपनहाइमर अगेंस्ट था। इस बीच हिटलर हार जाता है तो कोई भी लड़ाई का महत्व रहता ही नहीं है, पर ओपनहाइमर चाहता था, उसकी इंटेंसिटी, जो उसकी इंट्यूशन था अंदर का साइंटिस्ट का, वो उसको मना करता है कि नहीं, अगर हमारे पास एक वेपन रहेगा, हथियार रहेगा जो कि हमें बचा सकता है, तो हमसे हमें बनाना चाहिए। भले हम डिफेंस के लिए यूज़ करें या फिर अगेंस्ट के लिए यूज़ करें, पर हमारे पास अगर हथियार रहेंगे तो सामने वाले का जिगर, क्या बोलते हैं, सब कुछ हिल जाएगा। इस मेंटालिटी को रखते हुए जे ओपनहाइमर ट्रिनिटी का टेस्ट अच्छी तरह कर लेते हैं और उस बॉम्ब को यूज़ करते हुए यूएस उसको ड्रॉप कर देती है। पर जिस तरह के हालात बनते हैं, जे ओपनहाइमर समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। इसलिए वो अब किसी भी प्रेसिडेंट की कोई भी ऐसी कोई तरीका जो कि एक नया इन्वॉल्वमेंट के लिए रखा गया, इन्वॉल्वमेंट के लिए होने के लिए है, जो किसी भी एटॉमिक बम को बनाने के लिए है, वो उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। वो उसके अगेंस्ट थे, ताकि आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी बची रह सके। अगर इतनी खतरनाक पावर हर एक अगेंस्ट देश में होगी, बिना सोचे समझे वो इसको चला देगा, तो बहुत सारी जानें जा सकती हैं।
भगवत गीता का बड़ा अच्छा श्लोक था जो कि जे ओपनहाइमर के अच्छे से बैठता भी है कि मैं ही विनाशक हूँ, मैं ही दंडरक्षक हूँ। कई बार आदमी अपने मुंह में इतना हो जाता है कि वो एक अच्छी से अच्छी समझने वाली बात को भी अगेन समझ लेता है। खैर, मूवी की हमें एंडिंग में ही दिखता है कि किस तरह का एक अपोकेलिप्स स्टार्ट हो जाता है जब वो बॉम्ब ड्रॉप होता है आइंस्टाइन और उनकी जे ओपनहाइमर की बात करते हुए। पॉडकास्ट बड़ा लंबा हो गया, पर खैर देखिए, अब हम इसके एंड पार्ट में पहुंच चुके हैं जहाँ पर मैं काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव अपने साथ रखूंगा। सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो 5 पॉइंट में गिनूंगा या 4 कह सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव था ब्लैक एंड वाइट का, ब्लैक एंड कलरफुल का। देखिए, ब्लैक के लिए हम पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ऐसे पर्सनस का जो कि कम्युनिस्ट है, हो सकता है वो जैसे थे हमारे लुइस टॉरस। उसका पर्सपेक्टिव यही दिखा रहा था कि जो भी जे ओपनहाइमर कर रहा है, जो ओपनहाइमर उसकी क्लासेस कर, मतलब जो भी उसके आने वाले जो लोग आसपास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और उसका पर्सपेक्टिव यही था कम्युनिस्ट के तौर पे, जहाँ पर जे ओपनहाइमर एक्स कम्युनिस्ट रह चुका था, पर उसका पर्सपेक्टिव था कि कुछ चीज़ें इनोवेशन करनी चाहिए। ब्लैक और इनोवेशन का फ़र्क हमें कलरफुल डिश में दिखता है, जहाँ पर ब्लैक इंडिकेट करता है प्रिजर्वेंस एंड ठहराव को, ब्लैकिश को, वहाँ पर कलरफुल दिखता है इनोवेशन, इन्वेंशन को। दूसरा पॉइंट था मर्फी सर की बड़ी एक्टिंग। जे ओपनहाइमर का आई थिंक कोई और रोल प्ले कर ही नहीं सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं सकते थे, पर काफ़ी सारे थे, बट सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। रॉबर्ट डाउनी जूनियर सर ने लुइस स्ट्रॉस की एक्टिंग को लाजवाब करा। थर्ड पॉइंट, इसकी सबसे ज़्यादा मुझे सिंप्लिसिटी अब की बार लगी थी, वो थी इसका स्क्रीन प्ले। नॉर्मल लोगों से कनेक्टिव महसूस कराने के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने अब की बार लिटरली नहीं, स्क्रीन प्ले बहुत ही धीमा धीमा लिखा है और अंडरस्टैंडेबल है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 3 घंटे की बायोग्राफी मूवी देखेंगे, थ्रिलर देखेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि मूवी क्या बताना चाहती है। एक क्वेश्चन पॉइंट भी एंड ऑफ द छोड़ती है कि क्या सच्ची में इंसानियत को रोकने के लिए अगर हमें डर लगता है किस चीज़ से, तो हम क्या इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को मार दें? ऐसा कभी होता नहीं है। पर पिछले कई सालों से, कुछ दिनों से, हम दशकों में दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जहाँ पर लोगों ने अपने बचाव के लिए, बचाव तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर अपने उस डर को अपने पे हावी ना होने के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ें करी जो बहुत भयानक थी। चाहे वो नाजीज़ का टॉर्चर रूम ले लीजिए, एटॉमिक बॉम्ब ले लीजिए हिरोशिमा नागासाकी में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत भयानक थी। वुडू कुछ भी हो सकता है। पर मैं अपने लिसनर से पूछना सच्ची में चाहूँगा, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि सच्ची में कोई ऐसी चीज़ है या फिर कोई ऐसी चीज़, डर है जो आदमी को इतना पुश कर देता है कि वो इंसानियत ख़त्म करने की सोचता है। भले ही उसको परिणाम ना पता हो, पर जिस तरह की उसकी इंटेंसिटी अंदर से जो इंट्यूशन आ रही है कि हाँ ये चीज़ सच्ची में गलत है और बहुत क्रिएट कर सकती है, हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम मानवता के उस फेज़ में हैं अभी जहाँ पर सारी चीज़ें एआई की तरफ चल रही है, नेट की तरफ चल रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इससे भी बड़े बड़े कुछ चीज़ें आए। अगर इंसान अपनी ज़रूरतों पे काबू नहीं कर पाएगा, अपने आप को रोक नहीं पाएगा, तो वो हमेशा इस पृथ्वी को और इंसानियत को हमेशा दर्द पहुँचाएगा। ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था, बाकी आप सब देखिए। AS.HUTOSS8688 इंस्टाग्राम पे DM करिए मेरे को। और थैंक यू सो मच टू लिसन दिस पॉडकास्ट। जे ओपनहाइमर को ज़रूर देख के आइए, बहुत दिनों के बाद ऐसी मूवी आई है। बारबी का मैं रिव्यू लेके आऊँगा, बाकी तब के लिए थैंक यू सो मच।